किसान भाइयों, धान की बुआई का समय आ गया है। धान की बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? कौन कौन सी उत्तम किस्में हैं जिनके बीजों का प्रयोग करके हम अपने उत्पादन को और अच्छा बना सकते हैं? इसी के साथ खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई में किन किन बातों का ध्यान रखें, इन्हीं सब की जानकारी लेते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान भाइयों, अब जो है खरीफ की तैयारी चल रही है, धान लगाने का समय आ रहा है और धान की नर्सरियां जो हैं आप तैयार कर ही रहे हैं। कुछ लोगों ने करनी भी लगा भी ली है नर्सरियां, कुछ उसकी अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी है नर्सरी में और कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, इन सब के बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो डॉक्टर साहब यही रहेगा कि इस समय क्योंकि धान की बुआई का समय, जो नर्सरी तैयार करने का समय वो चल रहा है, तो कौन सी ऐसी प्रमुख किस्में हैं जिनको किसान भाई अपना के अधिक लाभ ले सकते हैं? इस समय धान की नर्सरी की बुआई का समय चल रहा है और आपको पौध तैयार करनी है। इसमें जो हमारी पौध है अगर स्वस्थ होगी तो खेत में भी हमारे अच्छे कल्ले निकलेंगे, अच्छी बढ़वार होगी और हम उन्नत किस्मों का प्रयोग करें धान में। जैसे कि हमारी संकर किस्में हैं, PRS 10, इसे पूसा राइस हाइब्रिड 10 कहते हैं और ये हमारे संस्थान से विकसित किस्म है। ये सुगंधित धान की किस्म होती है। इसके अलावा PHB 71, KRS 2, एरिज 6444, PA 6201, RH 204, हरियाणा शंकर धान 1, पंत शंकर धान 1, पंत शंकर धान 6, पंत शंकर धान 17, नरेंद्र शंकर धान 2 आदि हैं। धान की उन्नत किस्में अगेती किस्मों में जो कि 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती हैं, इनमें PNR 381, PNR 162, गोविंद, साकेत 4, नरेंद्र धान 97, PNR 546 आदि हैं। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी हैं जो मध्यम अवधि की हैं। ये 120 से 130 दिन में पककर तैयार होती हैं। इसमें सरजू 52, पंत धान 10, पंत धान 12, IR 64। इसके अलावा लंबी अवधि में पकने वाली किस्में हैं जो 130 से 140 दिन में पककर तैयार होती हैं। इसमें पूसा 44, PRH 106, मालवीय 36, नरेंद्र 359 और मैसूरी आदि किस्में हैं। इसके अलावा धान की कुछ सुगंधित या बासमती वाली किस्में हैं जिनका बाज़ार में हमें अच्छा दाम मिलता है। इसमें पूसा बासमती 1 जो कि पुरानी वैरायटी है, इसके अलावा पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 5, ये 3 किस्में बहुत अच्छी हैं और ख़ास करके पूसा सुगंध 5 की हमारी किस्म की बहुत ज़्यादा मांग है और ये करीब 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 1121 काफ़ी प्रचलित किस्म है हमारे संस्थान की और ये 150 से 155 दिन में पककर तैयार होती है। इसके चावल की बहुत मांग है। उन्नत पूसा बासमती जिसे पूसा 1406 भी कहते हैं, पूसा बासमती 6 जिसे पूसा 1401 कहते हैं। इसके अलावा अन्य संस्थानों से भी किस्में निकली हैं बासमती की जो प्रचलित हैं। उनमें रणवीर बासमती, बासमती 370, तरावड़ी बासमती, पंजाब बासमती 1 और एक प्रमुख किस्म जो इस साल हमारे संस्थान से निकली है, पूसा पंजाब बासमती 1509 है। ये बहुत अच्छी किस्म है। डॉक्टर साहब, आपने पूसा की एक नई किस्म है 1509 जो आपने बताई और ये बासमती की बहुत ही उन्नत और बहुत ही बढ़िया किस्म बताई जा रही है। इस किस्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पूसा पंजाब बासमती 1509 जो किस्म है हमारे संस्थान से निकली है, ये बहुत कम अवधि की किस्म है। 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी रोपाई किसान भाई जुलाई के अंत में भी कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश इस समय इसके बीज की चूँकि बहुत ज़्यादा मांग है तो बीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले वर्ष इसका बीज किसानों को मिल जाएगा। और इस वर्ष अभी जो किसान बाज़ार में जा रहे हैं तो उनके साथ धोखा भी हो सकता है, वो इस किस्म का बीज मान के कोई और बीज ना खरीद लें। डॉक्टर साहब, इस समय नर्सरी जो है किसान भाई कुछ लगा रहे हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो नर्सरी लगाते में क्या क्या सावधानियां किसान भाइयों को बरतनी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहली ज़रूरी बात है कि हमें जो भूमि का चुनाव है, ऐसी भूमि का चुनाव करें नर्सरी के लिए जो कि मिट्टी हमारी उपजाऊ हो और उसमें जल निकास की व्यवस्था हो और साथ ही उसकी जो जल धारण क्षमता है बहुत अधिक हो और साथ ही पानी का स्रोत उसके पास होना चाहिए, क्योंकि आसानी से नर्सरी में दूसरे तीसरे दिन पानी लगता है। तो अगर पानी के स्रोत के पास होगी तो वो काफ़ी सहूलियत होगी उसमें। इसके अलावा जो हमारा खेत होता है उसकी तैयारी कई तरीके से हम करते हैं। एक तो सूखी विधि आती है, शुष्क विधि, जिसमें सूखे खेत में जुताई करके और हम ये धान का बीज बो देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है
है नर्सरी तैयार करने की, वो है गीली क्यारी विधि। गीली क्यारी विधि में हम खेत में जो है खड़ा पानी कर देते हैं और उसके बाद उसमें 2-3 बार जुताई कर देते हैं हल के द्वारा, और फिर बाद में पाटा लगा के खेत को समतल कर लेते हैं। अब जो ये खेत है हमारा, इसको छोटी छोटी क्यारियों में हम बांटते हैं। क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर से 1.5 मीटर के बीच रखते हैं और लंबाई सुविधा अनुसार 5 मीटर 6 मीटर हम इसकी रख सकते हैं। कुल मिला के नर्सरी जो हमारी है 1 हेक्टर में अगर हमें लगाना है धान, तो उसके लिए हमें करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी उगानी होगी। और जहाँ तक बीज दर की बात है, तो जो महीन किस्में हैं उनका बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, और जो मोटे धान वाली किस्म है उनका 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। और जो किसान भाई संकर लगा रहे हैं, संकर धान का बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर अच्छी पैदावार लेनी हो तो सबसे ज़रूरी है कि बीज को अच्छी तरह उपचारित किया जाए। तो ये जो बीज उपचार है, इसमें धान में अगर हम बात करें तो किस तरीके से किया जाना चाहिए, और इसमें फ़ायदा जो है किसानों को ज़रूर ये होगा कि रोग आगे नहीं मिलेंगे। तो इस उपचार के बारे में कुछ बताइए। धान के बीज के उपचार के लिए सबसे पहले हमें नमक का घोल बनाना चाहिए, जो 10% का घोल बनाते हैं। यानी 20 लीटर पानी अगर हमने लिया तो उसमें 2 किलो नमक हम डालते हैं, और घोल बनाने के बाद उसमें हम धान का बीज डाल देते हैं पानी में। इसके बाद जो हल्का बीज होगा या खरपतवार के बीज होंगे वो सब ऊपर आ जाएंगे और उनको हटा दें, और जो स्वस्थ बीज नीचे हमारे मोटा बीज भारी बीज बचा है उसको अलग निकाल लें। फिर इस बीज की 2-3 बार साफ़ पानी से धुलाई करें ताकि उसमें नमक के अवशेष ना रह जाएं। नमक के अवशेष रहने पर फिर उसमें अंकुरण वगैरह में समस्या आती है। इसके अलावा हम फफूंदनाशी और जीवाणुनाशी से भी बीज का उपचार करते हैं। इसमें हम 10 लीटर जैसे पानी है उसमें 10 ग्राम बाविस्टीन और 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, ये दोनों दवाई हम मिला दें और आवश्यकता अनुसार घोल बना लें। फिर इस घोल में हमें जो बीज हमने छांटा हुआ बीज है उस बीज को इस घोल में रख दें 24 घंटे के लिए। 24 घंटे रखने के बाद फिर इस बीज को हम पानी से निकाल लें और उसको किसी टाट के बोरे पर डाल दें, और उसके ऊपर 1 बोरा और डाल दें, और किसी छायादार स्थान पर ही इसे रखना चाहिए। फिर इसमें पानी छिड़कते रहें और इसको करीब 24 से 36 घंटे ऐसे ही रहना दें, और ध्यान रहे कि ये बीज हमें हमेशा नमी बनी रहे। फिर इसमें धीरे धीरे जड़ें निकलने लगेंगी और ये बीज जो है हमारा बुआई के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि उसमें सही पोषक तत्व दिए जाएं। तो ये जो नर्सरी लग रही है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ऐसी कौन सी खाद है जो लगानी बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो धान का 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र है जिससे कि 1 हेक्टर एरिया की रोपाई हो सकती है, तो इसमें हम करीब 700 से 800 किलो गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा 8 से 12 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 5 से 6 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसमें 21% जिंक होता है, इन उर्वरकों का और खादों का प्रयोग करें। और ये जब हम अंतिम जुताई करते हैं उस समय हमें इसे खेत में मिला देना चाहिए। और डॉक्टर साहब, इस समय क्या धान की फसल में खरपतवार की समस्या भी ये जो नर्सरी लग रही है इसमें भी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसका उपचार क्या रहे? जी हाँ, धान की नर्सरी में भी खरपतवार आते हैं। इनके नियंत्रण के लिए हम 2 हर्बिसाइड या ये खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर सकते हैं। एक है पेटिलाक्लोर, जिसकी 30 से 40 ग्राम मात्रा 50 लीटर पानी में घोल लें, और इसको 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र जो नर्सरी का है उसमें इसका छिड़काव करें बुआई के 3 से 5 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा जिन्हें पेटिलाक्लोर नहीं मिलती है वो ब्यूटाक्लोर ले सकते हैं, जिसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा 50 से 60 लीटर पानी में घोल लें, और जो बुआई की है नर्सरी की उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर ब्यूटाक्लोर का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत तेज़ गर्मी है और ये गर्मी हमें भी तंग करती है, ज़रूर इन नाजुक पौध को भी तंग करती होगी। तो इस गर्मी में किसान भाई जिन्होंने नर्सरी लगा ली है वो अपनी पौध को कैसे बचाएं, क्या विशेष ध्यान रखें? इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, नर्सरी को नुकसान हो सकता है, तो इसमें समय समय पर हम पानी लगाते रहें, और ख़ास करके जब पानी लगाएं वो शाम के समय पानी लगाएं। 4-5 बजे के बाद ही पानी लगाएं, तो कई बार नर्सरी हमारी जल जाती है। इसके अलावा नर्सरी में कभी कभी पीलापन आ जाता है, और पीलापन आने से उसमें जो है आयरन की कमी की वजह से मुख्य रूप से आता है। तो इसके लिए हमें आयरन सल्फेट का स्प्रे करना है। 0.5% आयरन सल्फेट का घोल बना लें और 0.25% इसका चूने का घोल बना लें, और दोनों घोलों को मिलाकर स्प्रे कर दें।
डॉक्टर साहब, एक काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी धान सघनीकरण पद्धति। ये पद्धति क्या है और इसमें सुना है बहुत पानी की बचत भी होती है और जो किसान की लागत जो है वो बहुत कम हो जाती है। श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या धान सघनता पद्धति कहते हैं, जो दक्षिणी भारत में अधिक प्रचलित है, लेकिन उत्तरी भारत में भी कुछ किसान इसको अपना रहे हैं। इसके लिए हमें एक स्थान पर एक ही पौध लगानी पड़ती है और वर्गाकार रूप में हम पौध लगाते हैं 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर में। और इसमें खरपतवार प्रबंधन के लिए हम कोनो वीडर का प्रयोग करते हैं। कोनो वीडर एक मशीन होती है जो खरपतवारों को नष्ट करती है और उन्हें नष्ट करके मिट्टी में मिला देती है। और साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम उम्र की पौध लगानी पड़ती है, जो 14 दिन से कम की होनी चाहिए। और इसमें नर्सरी तैयार करने में विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसमें लगभग आधी मात्रा गोबर की और आधी मात्रा मिट्टी की लेके और दोनों को मिला के जो हमारी मिट्टी है उसकी सतह पर रखते हैं और बीज को उसी तरीके से तैयार करते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, और इसकी बुआई कर देते हैं। हमारा जो परीक्षण किए हमने उसके आधार पर हमने पाया है कि पैदावार तो इसकी जो प्रचलित पद्धति है धान की उसके बराबर आती है, लेकिन पानी की ज़रूर इसमें बचत होती है, जो कि करीब 25 से 30% तक पानी बच जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इसे अपनाएंगे और देश में धान का उत्पादन फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें जो बताई, उनमें से एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको बताई कि 1509 किस्म जिसके लिए किसान बहुत भाग दौड़ भी कर रहे हैं, वो किस्म के बीज ख़त्म हैं। तो आप नकली बीज या गलत बीज खरीदने से अच्छा है 1 साल इंतज़ार करें, जब अच्छे बीज आ जाएंगे तब उसको लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।